गुड आफ्टरनून। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति में आपको ये समझना है कि इसमें सबसे पहली चीज एक तो आकृति यानी कि शेप की बात होती है, हम यहीं से उठाते हैं। आकृति यानी कि शेप की बात होती है। तो आकृति या शेप जो है दो तरह का होता है। आकृति या जो शेप जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका 2D शेप होता है। एक क्या होता है? 2D शेप यानी कि द्विविमीय आकृति, और एक होती है आपकी 3D शेप। 3D शेप का मतलब त्रिविमीय आकृति। क्लियर? 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप। क्लियर? और 3D शेप का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप। 3D शेप मीन्स क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? द्विविमीय आकृति बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। बोलो, इतना क्लियर है सबको? इसको बोला जाता है त्रिविमीय आकृति बोला जाता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? समझे इतना? अब क्या होता है यहां पर 2D शेप 3D शेप यानी कि ये खुद बता रहा है दो ही डायमेंशंस होती है, दो ही विमा होगी। मतलब इसमें या तो केवल लेंथ होगी या जो है ब्रेथ होगी, बस हाइट नहीं होती इसका, है ना। लेंथ यानी कि लंबाई होती है इसके पास, और क्या होती है? ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है। और जिसके पास 3D शेप का मतलब ये है जिसके पास लंबाई होने के साथ में चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, हाइट भी हो, HEIGHT, हाइट या जो मोटाई का मतलब होता है थिकनेस। जिसके पास मोटाई भी हो, थिकनेस भी हो। आप लोग देखे होंगे 3D पिक्चर आता है, 3D इमेज आता है। जब 3D इमेज में शैडो दिखाया जाता है, परछाई बनती है ना, तो परछाई किसकी बनेगी? जो कहीं ना कहीं मोटा होगा, हाइट होगी, थिकनेस होगा। क्लियर है? अभी यहां पर समझ में आया? मतलब आकृति दो तरह की होती है जनरली। एक होता है 2D शेप यानी कि द्विविमीय आकृति, और एक होती है 3D शेप यानी कि त्रिविमीय आकृति, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि थिकनेस भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी 1 डायमेंशनल शेप एक विमीय आकृति भी होती है। ये शायद सुन रहे होंगे पहली बार। 1 डायमेंशनल शेप भी होता है, और 1 डायमेंशनल शेप में वो आता है जिनके पास केवल लंबाई हो, जैसे आपका लाइन हो गया। अगर एक लाइन खींच देते हैं, है ना, लाइन को दोनों तरफ से इंक्रीज किया जा सकता है, या जो लाइन सेगमेंट हो जिनको दोनों तरफ से इंक्रीज ना कर सके, या रे हो जिनको एक ही तरफ इंक्रीज कर सके, ये तीनों आती हैं किसमें? ये आती हैं 1 डायमेंशनल शेप में आती है। ये किसमें आती हैं? 1 डायमेंशनल आकृति होती हैं, यानी कि एक विमीय आकृति होती है। क्या होती है? एक विमीय आकृति होती हैं, 1 डायमेंशनल शेप होती हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी 3 तरह की, यानी कि 3 तरह का शेप मिल गया। एक तो एक विमीय आकृति, दूसरा जो है आप देखिए एक विमीय आकृति का काम कैसे आता है? जब एक लाइन के बिल्कुल समान दूरी पर 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर बिल्कुल समान दूरी पर अगर दूसरी लाइन खींच दिया जाए, और ये इनको बढ़ाते जाए आपस में कभी ना मिले, तो ऐसी लाइन बन जाती है पैरेलल लाइन, समांतर लाइन हो जाती है। अगर ऐसी दो लाइन को एक दूसरे को कट करते हुए निकल जाए तो ऐसी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जब दो इंटरसेक्ट लाइन को ध्यान से समझना, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर देती है, तब यहां पर कई सारे रूल बनते हैं। और जहां से आप सब लोग पढ़े होंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है कि नहीं? एकांतर कोण है। इसी तरह ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? समझे? यहां से कई सारे रूल बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी, क्योंकि कहां पर कौन सा नियम यूज हो जाए कुछ नहीं पता है। ये सब मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा भी। क्लियर है? अभी एक मोटा सबको इतना क्लियर है ना। अब यहां पर आपको ये पता करना होगा, ये पता रहना चाहिए कि भैया 2D शेप में कौन कौन आता है।
2D शेप में एक रफली आइडिया होना चाहिए 2D शेप में क्या क्या आता है। तो आप कहोगे 2D शेप में एक तो आता है आपका वर्ग आता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर आता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर आता है। वैसे समझो इसको 2D शेप में वर्ग यानी कि स्क्वायर आता है। ये किस परिवार का सदस्य है? तो ये है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के परिवार का सदस्य है। ये किस परिवार का सदस्य है? चतुर्भुज के परिवार का सदस्य है। क्या चतुर्भुज के परिवार के सदस्य में एक ही आदमी है? नहीं, एक ही आदमी नहीं, बहुत आदमी। क्लियर? एक तो आपका स्क्वायर आता है, एक आता है आपका रेक्टेंगल आता है। एक क्या आता है? रेक्टेंगल यानी कि आयत आता है। इसके साथ में एक क्या आता है बच्चा? रोम्बस आता है। रोम्बस को क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? रोम्बस को क्या बोला जाता है? समचतुर्भुज बोला जाता है। ये ध्यान देना, है ना। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। इसी तरह से इसमें और क्या आता है? इसमें आता है आपका पैरालेलोग्राम, और पैरालेलोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन इसी में एक और आता है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है, और वो क्या है भैया? वो सबको पता है हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। वो क्या है? समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या बताइए? इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड बोला जाता है। इंग्लिश में ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड आता है। इसी क्वाड्रिलेटरल में ही इसी में आपका एक और आता है, और वो है काइट है बच्चा, वो है पतंग है। वो क्या है? पतंग है। बताइए समझ में आया? एक इस कैटेगरी का हुआ। अब जैसे आपने यहां पर देखा वर्ग में, आपने देखा कि ये यानी कि पहली कैटेगरी क्या हुई आपका? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। और चतुर्भुज में एक नहीं होता है, कई होता है। आपने देखा वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? जिनकी, बताइए वर्ग क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिनकी क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हो बच्चा, और वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ये ध्यान देना। वो क्या आपस में हर कोण पर कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का होता है। लेकिन रोम्बस वो होता है जिनकी चारों कोण बराबर हो, सॉरी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन वहां पर 90 अंश का कोण नहीं बनता। ध्यान देना, यही अंतर है। वर्ग का मतलब क्या है? चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोने पर कितने अंश का कोण हो? 90 90 90 अंश का कोण हो। लेकिन रोम्बस में चारों भुजाएं तो बराबर हो, लेकिन यहाँ पर 90 अंश का अगर कोण बनाएंगे तो ये बन जाएगा ना, गलत हो जाएगा बच्चा। 90 अंश का कोण नहीं होना चाहिए। यहाँ भी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन 90 अंश कोण कोने पर ना होने की वजह से इसको हम वर्ग नहीं कहें। बताइए समझ में आया? क्लियर है? रेक्टेंगल क्या होता है? जो चार भुजाओं से बना हो, लेकिन आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बताइए क्लियर है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपेजियम जो जीभ के तरीके से, सिंपल सा समलंब चतुर्भुज में जिसमें कम से कम एक पेयर ऑफ साइड्स समांतर हो, एक जोड़ी भुजा समांतर हो। बाकी आप जीभ बना दो, कुछ बना दो, इससे नहीं मतलब। आप ऐसा कर दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपल्सन क्या है? एक भुजा समांतर होनी चाहिए। एक जोड़ी भुजा जो है आपस में समांतर होना चाहिए। बाकी आप इसको ऐसे भी मिला सकते हो, या इसको आप जो है ऐसे भी मिला सकते हो। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। और इसके बाद रोम्बस समझ में तो आ ही गया। पैरेललोग्राम क्या होता है? जहां पर पैरेलल है ना, जो दो जोड़ी समांतर भुजा से बना हो, दो जोड़ी समांतर भुजा से ऐसा भी बन सकता है। ये इसके समांतर, और देखो ध्यान से, ये वाला इसके समांतर। ये क्या है? ये क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। आप करो समांतर बनाना तो ये भी तो बना सकते हैं ना, क्या दिक्कत? ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, कोई बात नहीं। मतलब समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान देना। अभी समझ में आया?
पैरेललोग्राम। इसके बाद काइट क्या होता है, जिनमें ऊपर की बगल की भुजाएं आपस में बराबर हो और ये नीचे की लटकी हुई ये भुजाएं आपस में बराबर हो, ये इसके और ये इसके बराबर होती है, वो क्या होती है, काइट होती है। और बीच में लगा दो भैया अपना, बना दो एकदम पतंगे बना दो, धागा वागा मत लगाना। अभी समझ में आया, इतना क्लियर है। अब आप करोगे ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जैसे हम दो वर्ग को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके, ये चलो आयत बन गया, आयत को एडजस्ट करके जैसे इसे इनके कोने कोने को मिला देते हैं, तुरंत ये बन जाता है 3D शेप, क्योंकि तुरंत इसकी हो गई मोटाई, देख सकते हैं आप, क्लियर है। तुरंत ये 2D शेप से किस शेप में बदल जाता है, 3D शेप में। और यहाँ पर आयत नाम ना देकर आयत से चूंकि बना है, इसका नाम दे दिया जाता है घनाभ यानी क्यूबॉइड, 3D शेप में आ जाता है। इसलिए 3D शेप को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको 2D शेप आना चाहिए, समझ पाए इतना। तो अभी आते, एक तो एक कैटेगरी हो गई भैया चतुर्भुज की, दूसरी कैटेगरी होती है अगर वो 3 भुजाओं से बना है तब वो होता है त्रिभुज। 2D शेप में अगर वो 3 भुजाओं से बना है तब वो होता है त्रिभुज, जहां पर ट्राई मतलब 3 होंगे एंगल, ट्रायंगल, और त्रिभुज मतलब होगी 3 भुजा। अब जब आप जरा दिमाग लगाओ, अगर 3 भुजा होगी तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर भी तो हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं, बताइए जरा सा। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं तो ऐसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सम, क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समत्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देना, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या इक्वल हैं। क्या है बच्चा, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं, इसलिए इसको हम इंग्लिश में नाम देंगे इक्विलैटरल। अरे क्या बोल दिया, ज्यादा बोल दिया क्या, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देंगे। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, दो ही भुजाएं बराबर हो, है ना, दो ही भुजाएं का मतलब ये बड़ी से ये छोटकी और ये छोटकी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, तो चूंकि यहाँ पर दो ही भुजा आपस में बराबर हैं तो इसको समबाहु नहीं बल्कि समद्विबाहु क्या कहेंगे, चूंकि दो ही बाहु दो ही भुजा बराबर हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेल्स। क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। बताइए समझ में आया, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो इसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। बताइए बताइए समझ में आ रहा है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान देना, क्लास शुरुआत करो, धीरे करो, लेकिन जबरदस्त होनी चाहिए, इतना दिमाग में रहना चाहिए। बताइए समझ में आया। हमने 2D शेप में दो तरह का कैटेगरी किया, एक तो चतुर्भुज में इतने परिवार हैं, और भैया ट्रायंगल 3 भुजा बेचारे के 3 परिवार हैं। क्लियर है ना, समझ में आया। और एक गौन वाले आते हैं, एक क्या आता है, गौन वाला आता है। गौन में आता है पेंटागन जो कि 5 भुजा से बना हो, हेक्सागन जो कि 6 भुजा से बना हो, और हेप्टागन जो कि 7 भुजा से बना हो, ऑक्टागन जो कि 8 भुजा से बना हो, नोनागन जो कि 9 भुजा से बना हो, और डेकागन जो कि 10 भुजा से बना हो। ये पॉलीगॉन हो जाएगा। ये सारी चीजें पॉलीगॉन है, एक तरह से ये सब की सब पॉलीगॉन है। लेकिन पॉलीगॉन जिसमें गॉन लगा हो तो कौन कौन से आते हैं उनका नाम बताते हैं, और वो है, पहला है पेंटागन। तो पेंटागन का मतलब पंचभुज, पेंटागन का मतलब कौन भुज भाई, 4 भुजा से बना है चतुर्भुज, 3 भुजा से बना है त्रिभुज, 2 भुजा से बना द्विभुज। नहीं, द्विभुजा से नहीं बनता है, द्विभुजा से कैसे बनाओगे, इसे फिर कहां मिलाइए, तुम करो ऐसे फिर ऐसे, अरे भैया सीधी लाइन से बननी चाहिए, ये तो वृत्त हो गया। क्लियर है, समझ पाए ना। ये आपका हो गया पेंटागन, 5 भुजा से बना हो, हेक्सागन जो कि 6 भुजा से बना हो, हेप्टागन, हेप्टागन जो कि कितनी भुजा से बना हो, 7 भुजा से बना हो, ऑक्टागन जो कि
अष्टभुजा से बना हो अष्टभुज, और इसके बाद नोनागान जो कि 9 भुजा से बना हो, और नोनागान के बाद में डेकागॉन मतलब गॉन रहना चाहिए, डेकागॉन मतलब 10 भुज जो कि 10 भुजा से बना हो। समझ में आया? इसमें कुछ भैया अलग होते हैं, जैसे आपका वृत्त जो होता है, सर्कल जो होता है वो भी 2D शेप में आता है, ध्यान देना। वृत्त यानी कि सर्कल भी किस में आता है? 2D शेप में होता है। इसका आधा कर दो, अर्ध वृत्त यानी कि सेमी सर्कल, वो भी 2D शेप में आएगा। एक जनरली मोटा मोटा समझ में आया? सबको क्लियर है ना? इसको मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोग को, पहले भी मैंने लिखवाया है ये चीज, क्लियर है? कई बार आप जाने अनजाने पढ़े होंगे, लेकिन आज तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से पूरी कहानी पता चली होगी इसका। ऐसे वृत्त जैसा एक और होता है जहां पर ऐसे गोला टाइप रहता है, उसको गोला ही बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, और उससे आता है, वो आता है 3D शेप में। इसलिए हम गोले की बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सर्कल। और सर्कल का मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर, समान दूरी पर होनी चाहिए, यानी कि जिससे वो बना एकदम ये सारी चीजें आपस में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर है? तो इसे अगर आप कुछ नोट डाउन इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी ये सब करवाया गया है। आगे हम कंटिन्यू चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यानी कि नेक्स्ट हमारा आता है 3D शेप। और 3D शेप का मतलब होता है त्रिविमीय आकृति। जैसे देखो, एक ये वर्ग है बच्चा आपका, ये क्या है? सॉरी यार, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये वर्ग हैं। वर्ग के नीचे एक और वर्ग बना दिए, और इनके कोने कोने को हम क्या किए? मिला दिए। अब ये बन जाता है क्यूब, बन जाता है। ये क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। इसी तरह से आप वर्ग के प्लेस पर आपने ले लिया आयत, और आयत के नीचे आयत बनाकर और इसके कोने कोने को जो है मिला दिया, और ये बन जाता है, इसको कहते हैं क्यूबोइड कहते हैं। और क्यूबोइड का मतलब होता है घनाभ, और क्यूब का मतलब होता है बच्चा घन होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन होता है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? इसी तरह से कुल्फी तो खाए ही होगी आप लोग। कुल्फी कुछ कैसा होता है? ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और यहाँ पर जो है कुल्फी इसे भरा रहता है। क्लियर है? अगर इस तरह की आकृति दिख जाए, इस तरह की आकृति दिख जाए, तो ये होता है कोन होता है, जो बिल्कुल कोने जैसा है। क्लियर है ना? और इसको बोलते हैं शंकु, बोलते हैं लट्टू जैसा या कुल्फी जैसा। ये क्या है? शंकु है। ये 3D शेप में आता है। बताइए, इतना समझ पाए ना? ये आपका होता है शंकु। इसी तरह से आप लोग सिलेंडर को देखे होंगे, कुछ ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, इसके बाद में क्या किया जाता है? ऐसे, फिर ऐसे। ओके, और यहाँ पर एक मिनट बच्चा ध्यान से देखते रहिए सब लोग, क्योंकि आप असली कॉन्सेप्ट आ गया है। आज हम 3D की बात करने वाले हैं, 2D की बात नहीं करेंगे। एक्चुअली आयत से बनाया गया, तो कुछ ऐसा कर दो। ये बन जाता है तुम्हारा, क्या बन जाता है? बताइए, ये बन जाता है तुम्हारा सिलेंडर यानी कि बेलन। ये क्या बन जाता है? सिलेंडर यानी कि ये हो जाता है बच्चा बेलन हो जाता है। बताइए, ये चारों समझ में आया? ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? ये तुम्हारा बेलन है। अब बेलन के अंदर बेलन बना दो, बेलन के अंदर बेलन बना दो, ये छोटका बेलन, और इसी के अंदर कर दो बड़का बेलन। लो भैया, क्लियर है ना? आप क्या करो? बेलन के अंदर बेलन बना दो, ये कुछ ऐसा कर दो, और ये जो है कुछ ऐसा कर दो, तो ये हो जाता है बच्चा खोखला बेलन। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाता है खोखला बेलन, यानी कि हॉलो सिलेंडर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हॉलो सिलेंडर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? खोखला बेलन बोलते हैं। बताइए, यहां तक समझ में आया? ये है खोखला बेलन। ऐसे गोल गोल बनाए दो, और जो है इसे कुछ ऐसे 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 करा दो। क्लियर है? और यहाँ पर ये चीज हो जाता है आपका गोला, जो बिल्कुल गोला जैसे बने, तो ये हो जाता है स्फेयर। ये क्या हो जाता है? स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो ये सब किस में आते हैं बच्चा? बताइए, ये सब आते हैं 3D शेप में। अगर इसको आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। अर्धगोला नहीं बल्कि बोलेंगे अर्धगोला, है ना? अर्धगोला बोल दो, आधा है तो अर्धगोला। ठीक है, गुरु जी ने यही तो बोला, आधा है तो अर्धगोला। ठीक है, समझ में आया? अर्धगोला बोलेंगे, और उसको बोलेंगे हेमीस्फेयर। अगर आधा है, अगर क्या है? आधा है, मान लो गोला क्या है? आधा है, कुछ ऐसे डिजाइन का है, तो इसको बोलेंगे अर्धगोला। क्या बोलेंगे? अर्धगोला, या इसको बोलेंगे हेमी स्फेयर बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? हेमी स्फेयर बोलेंगे। बताइए बच्चा, इतना समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, यहाँ से क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से, क्या होता है देखिए, क्यूब में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्यूब में क्या होती है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो और क्यूबॉइड में यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग होती हैं। तो जो क्यूबॉइड का आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ध्यान देना आपको। क्लियर है? क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो क्या होता है भैया? बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ये क्यूबॉइड का आयतन होता है। लेकिन क्यूब में क्या होता है? एलबीएस सब बराबर होता है। इसलिए क्यूब के आयतन की बात करें, अगर हम क्यूब में इसके आयतन की बात करेंगे यानी कि वॉल्यूम की बात करेंगे, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा का घन। जो भी भुजा रहेगी उसका घात 3 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट रहेगा क्यूब में रहेगा। बताइए, दो चीज समझ में आया? अगर पूछा जाए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेकिन क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो क्यूब का वॉल्यूम होगा भैया, बताइए, भुजा का घन, साइड का क्यूब होगा, ए का क्यूब होगा। बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर हम बात करें इसी तरह से, अगर हम बात करें भैया, यहां पर आ जाते हैं बेलन। बेलन का आयतन क्या होगा? अगर हम पूछ लें क्या होगा बच्चा? बेलन का वॉल्यूम क्या होगा? सबके वॉल्यूम की बात करते हैं, बेलन का आयतन। और एक तरह से यहां ये भी समझ में आएगा सबके वॉल्यूम में अंतर क्या है। तो कभी आप जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने इकट्ठा सारे आयतनों को देखा है ना। तो ये ज्यादा मजेदार है। तो वॉल्यूम का आयतन जो होता है वो क्या होता है? बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जब आप वॉल्यूम बनाएंगे तो एक प्रकार से ये आर होता है, और ये जो ऊंचाई होती है ये एच होता है। ये आर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आर होता है, ये एच होता है। क्लियर है ना? और यहाँ पाई का मान होता है 22/7, या जो है या 3.14। समझ में आया? मतलब इसका बेलन का आयतन क्या होता है। अब आते हैं गोले के आयतन की, पहले बात करते हैं। शंकु जो आपका मन करे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर खोखले बेलन के आयतन की बात करेंगे तो खोखले बेलन में देखिए, यहाँ त्रिज्या एक है, एक बड़का त्रिज्या और एक छोटका त्रिज्या। समझ पा रहे हैं ना? बड़ के त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, छोटे के त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर। तो यहां पर खोखले बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा? जो खोखले बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा, खोखले बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर आर में थोड़ा सा पंगा है, और आर को ऐसे लिखना पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि बाहरी त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, और इंटू कर देना, एच कर देना। नहीं समझ में आएगा तो हैप्पी हो जाना। अभी आपको केवल इन सब का वॉल्यूम देखना है। जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। क्लियर है ना? सॉरी भाई, बेलन के आयतन की बात करेंगे तो आप केवल बताना पाई आर स्क्वायर। लेकिन खोखले बेलन के आयतन की बात होगी, जहां पर मोटाई दे दी जाएगी है ना, थिकनेस दे दी जाएगी, वहां पर पाई आर स्क्वायर। और कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब क्या होगा? इंटरनल रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या। बताइए, समझ में आया? इतना क्लियर है? अब यहां पर अगर हम गोले की बात कर दें, किसकी बात कर दें बच्चा? गोले की बात कर दें, तो गोले का जो आयतन होता है, जो गोले का आयतन होता है वो होता है, बताइए क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आज अंतर देख लो, सब में क्या अंतर है? कंफ्यूजन नहीं होना है। हम पता चलता है कभी कभी सिलेंडर में लगा दिए गोले का आयतन लगा दिए सिलेंडर वाला, उल्टा हो जाता है ना अक्सर। तो आज अंतर नहीं करना है, आज एकदम मतलब सब में अंतर क्लियर हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन में गलत नहीं होना चाहिए। तो पूरे गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताइए, अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? तो आधा कर दो। जब आधा करेंगे तो 4/3, तो आधा का मतलब क्या हो जाएगा? 2/3। समझ पा रहे हैं ना? तो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर
क्यूब। बताइए क्लियर है? आधे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बताइए यहां तक सब क्लियर है? अब कौन बचा भैया? शंकु। कुल्फी तो बाद में ही खाई जाती है, खाना खाने के बाद में ही। तो जो शंकु का आयतन होता है वो होता है, इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। बताइए भैया सब क्लियर है? शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबकी बात हो गई ना? अब सब में अंतर क्लियर? एक बार रिवीजन करो फिर बिना देखे बताना है। बताइए घन का आयतन क्या होगा? भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होगा? भुजा की घात 3। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। पूरे गोले का आयतन क्या होगा? कहां गया बड़का गोला? पूरा गोला जो है, तो पूरे गोले यानी कि गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन क्या होगा? हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर घनाभ का आयतन क्लियर है? लंबाई गुणे चौड़ाई। घन का आयतन भुजा का घात 3। अब बताइए सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम बात करें इन्हीं की भाई की, यानी कि ये देखो शंकु और बेलन में कितना अंतर? 1/3 का अंतर है। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शंकु और बेलन के आयतन में अंतर कितने का आता है? तो 1/3 का। ये भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, 1/3 का आता है। 1/3 इसमें ज्यादा है उसमें कम है, यानी कि दोनों क्लियर है ना? इसके बाद में हाँ शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और खोखले बेलन का आयतन क्या होगा भैया? खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, और यहाँ बाहरी त्रिज्या में से स्मॉल त्रिज्या निकाल दो और h, यानी कि आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h। बताइए सारे का आयतन क्लियर है? एक बार आंख बंद करके सब लोग बताओ, ईमानदारी से बताना, सबको बताना है। बताइए घन का आयतन क्या होगा? भुजा की घात 3। घन का आयतन जोर से, घन का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आज जो है आग लगा दो सारे, ठीक है? गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो बता दीजिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर इनटू एच। सबको याद हो गया? अंतर तो अब कभी कंफ्यूज तो नहीं होगी कौन सा आयतन होगा? क्लियर है ना? तो एक बार लिख लो, अभी दिमाग में एकदम परमानेंटली सेट हो जाएगा। लिखिए जल्दी। अब देखिए यहां पर आपने देखा, पहले क्या आपने समझा? बताइए घन समझा, आयतन की बात हो गई। अब घन की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। घन की बात करते हैं किसके? घन के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बच्चा क्षेत्रफल में 2 तरह का क्षेत्रफल होगा, ध्यान देना। घन की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह का क्षेत्रफल होगा। एक तो होगा भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या होगा बच्चा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए, है ना? अब बताइए वो एक्चुअली मैं एक तरीका बता दे रहा हूं। देखिए पहले आप घनाभ का तैयार कर लो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो घनाभ का है ना, घनाभ के क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ के क्षेत्रफल में 2 तरह के क्षेत्रफल की। एक तो भैया संपूर्ण, एक क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2। क्लियर है ना? और LBH है, 2 LBH है, बस साथ ही जोड़ा बनाओ। पहले LB कर दो तो 2 LB प्लस फिर क्या कर दो? BH कर दो, है ना? 2 LB प्लस BH कर दो प्लस फिर H को L के साथ ले लो प्लस HL। क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है? अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर घनाभ में क्या है? LBH, ये तीनों बराबर है, मान लेते हैं तीनों का मान A है।
तो बताइए जब इसमें रखेंगे 2 और यहां पर बताइए रखेंगे तो a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ये तो हो जाएगा ना। और a स्क्वायर 3a² क्या हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा यहां पर a² प्लस a²। देखो कहां से पैदा होता है, समझो ना, क्यों रट रहे हो। 2 इधर क्या हो जाएगा 3a², 2 6a²। तो आप समझ में आया। जो डायरेक्ट आप लोग पढ़ते हो किताब में भी डायरेक्ट लिखा रहता है, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। लेकिन आप समझ में आया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर कहां से आया। ये कंडीशन कहां पर अप्लाई होती, घन में होती। L बराबर B बराबर H मान लेते क्या A, मान लेते हैं क्या है A। बताइए समझ में आया, इतना क्लियर है। यानी कि दोनों के क्षेत्रफल में अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, या अभी भी कंफ्यूजन होगा। चलिए अब यहां आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि जैसे घनाभ की बात करते हैं, ये चीज है आपका घनाभ है, ये चीज क्या है घनाभ है। कमरा जो है घनाभ के शेप में होता है या तो घन के शेप में होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा स्पेशल पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान देना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जरा सा आप मुझे बताओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ऊपर नीचे वाला क्या होगा, छूट जाएगा। ऊपर नीचे वाला क्या होगा, छूट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ऊपर नीचे वाला छूट जाएगा तो क्या बचेगा भैया, जरा सा आप दिमाग लगाओ। पूरा यही तो है ना, पूरा यही है, क्लियर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक मिनट में इसे बना दे रहा हूं। और पहले इसका मेन फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 होता है, इसको मैं देख कर ही लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं कॉन्सेप्ट। ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2LB नहीं 2BH प्लस HL, ये होता है जहां पर 2 कॉमन लेंगे, और यहां पर आ जाएगा B प्लस L, और यहां पर H हो जाएगा, या L प्लस B। अब देखो भैया ध्यान से समझो, ये सूत्र होता है जो आप लोग रटते हो, यही सूत्र होता है मेन, क्लियर है ना। इसको आगे पीछे कर दिया जाता है 2L प्लस B। अब यहां चारों दीवारों के क्षेत्रफल में किसको गायब किया, जरा सा आप दिमाग लगाओ। BH इसको गायब किए, इसको गायब किए हैं, LB को गायब किए हैं, लेंथ ब्रेथ को, यानी कि नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन। मैंने क्या अभी बताया था, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा ना, नहीं समझे। ऊपर वाला पोर्शन कटेगा, नीचे वाला पोर्शन कटेगा। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हमने इसे लिखा ही नहीं, हमने केवल किसको लिखा 2, और यहाँ BH प्लस HL लिया। इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने लिखा, यहाँ पर देखो, जब हमने लिखा, चूंकि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में ऊपर नीचे वाला कट जाएगा। अरे भाई नीचे वाला आप जरा दिमाग लगाओ, एक मिनट, नीचे वाला कैसे आप निकालोगे, आयत है ना, तो इसका L और B, और यही चीज जब ऊपर बनेगा, कुछ ऐसा मान लो, ऐसे ऊपर जब बनेगा तो ऊपर भी तो LB होगा, तो ऊपर नीचे वाला कट गया, क्लियर है, समझे। तो यहां पर जब आप इन दोनों में क्या कर सकते हो बताइए, दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो, H को कॉमन ले सकते हैं। चलो दोनों में H को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा B प्लस यहां क्या बचा L बचा। अब इसको ऐसा ना लिखकर आप इसको सीधा ऐसे लिख दो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B और H। अब समझ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे क्या होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर नीचे वाला पोर्शन कट जाता है। लेकिन अगर अब हम घन की बात करें और हम कह दें भैया घन में, बताइए घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसी को आप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कुछ नहीं करना है सर जी, यहाँ 2 ही लिया गया, 2 ही लेने का मतलब केवल 2 लिया गया। तो जब केवल 2 लिया गया तो 2 तो पहले है ही, क्या है
दो तो आपका पहले है ही, मैं यहां पर लिखता हूं दो तो पहले है ही, और जब यहां दो लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेंगे ना, यही तो लेंगे ना। और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर होगा, यानी कि सीधा जो सूत्र बनता है 4 स्क्वायर। आप लोग सीधा क्या रटते हो कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यही तो पढ़ते हो ना। लेकिन ये कहां से बना, ये समझ में आया, क्लियर है ना। दोनों में अंतर तो मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए भैया। घनाभ का क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो जल्दी, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 बी एच प्लस एच एल, यही होगा ना। लेकिन घन में जाएंगे तो वहां सारी भुजाएं बराबर, यही अप्लाई कर दो ना, एल बी है सबको ए मान लो, रख दो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। लेकिन ये समझो 6a स्क्वायर कैसे पैदा हुआ, हम पैदा किए, समझे। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 4a स्क्वायर, ये भी समझो कैसे आया। अभी बताइए समझ में आया। अब इसके बाद में अभी हमने 3D शेप की बात किया था, इसके बाद कौन सा 3D शेप था, गोला अर्धगोल। भाई अभी इतना देर से मैं बता रहा हूं, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे तो ऊपर नीचे वाला पोर्शन निकल जाएगा। जब नीचे वाला पोर्शन निकलेगा लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, नीचे वाले पोर्शन में ऊंचाई नहीं है, समझे। अरे भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1 2 3 4, ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं, समझे। इसलिए वहां पर क्या निकला, एलबी निकला, समझे। आगे आते हैं, अब यहां पर आता है गोला। बात करते हैं पहले गोला, ठीक है। गोला खूब दगाए हो तुम लोग दिवाली पर। तो गोले की बात करें, बताइए गोले का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, गोले के किसकी बात किया जाए, क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो यहां भी वही नाटक नौटंकी है, यहां भी वही नाटक नौटंकी है। और गोले का क्षेत्रफल दो तरह का क्षेत्रफल होता है। अगर गोले के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद करनी होगी, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और कमाल की बात है, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, गोले में दोनों सेम रहता है। ध्यान देना, गोले में क्या रहता है, दोनों सेम रहता है। चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, दोनों का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर है, मस्त है। अब बात करते हैं अर्धगोले की, मतलब अर्धगोले की सही नाम लो भाई, इसका नाम मत बिगाड़ो, नहीं दिए, क्लियर है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल भैया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये है बच्चा, ध्यान देना, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, खासकर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तब वो होगा बच्चा 2 नहीं बल्कि 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैं साथ में करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना, क्योंकि दिमाग में सेट हो जाता है आधा कर दो, आधा नहीं करना है, यहां पर एक और जोड़ना है। क्लियर है ना, इतना समझे। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय गोले का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद कौन बचा बताओ जरा सा, इसके बाद बचा शंकु और नहीं। पहले लेते हैं बेलन, और बेलन के भैया खोखला बेलन को मारते हैं गोली अभी। अच्छा ले लेते हैं, क्या दिक्कत नहीं, गुस्सा हो जाओगे तुम लोग, है ना। खोखला बेलन, तो पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान देना, बेलन का जो है क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। और जो बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। समझो कैसे पैदा हुआ, आइए दिखाते हैं कैसे पैदा हुआ। ये बेलन है बच्चा,
समझ पा रहे हैं ना? जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये देखिए ये क्या है आपका, अच्छा बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक इधर का एक वृत्त के तरीके से ये है तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त के तरीके से ये है कि नहीं, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और ये जो बगल बगल का क्षेत्रफल होता है इसमें हाइट भी है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ना पूरा, तो गोल गोल घूमने का मतलब 2 पाई आर, लेकिन इसमें हाइट भी समान है, हाइट भी है तो आर एच, सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा बताइए, जब सबको जोड़ेंगे तब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इस रूप में 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच, समझ में आया? तो एक्चुअली ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। आगे पीछे कर दो क्या दिक्कत है यार, यानी कि 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा एच प्लस आर। समझ में कैसे पैदा हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे सरका देंगे तो केवल बचा 2 पाई आर एच, केवल क्या बचा 2 पाई आर एच बचा। बताइए समझ में आया? ये हो गया बेलन, और बेलन का खोखले बेलन की बात करेंगे तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ वही, खोखले बेलन में जहां आर करना वहां पर आर का मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वहां पर क्या करना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना, खोखले बेलन में क्या हो जाएगा, अब जैसे बात किया जाए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर नहीं 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 पाई आर हो गया, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा h प्लस आर माइनस स्मॉल आर होगा। ये ध्यान देना, ये क्या है भैया, ये क्या है? अब आप कहोगे ये कैसे पैदा हुआ, रख दो इसी में रख दो, निकल जाएगा आराम से, है ना? इसी में रखोगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में इसको अलग से बता दूंगा, काहे परेशान हो। अभी एक देख लेते हैं मोटा मोटा, क्लियर है ना? और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई और आर की जगह क्या रख दो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच, लो हो गया काम, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एच कर दो, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या बचा बताइए, अब क्या बचा, शंकु बचा आपका। आइए एक और कवर कर लेते हैं ताकि ये काम हो जाता है। तो बात करते हैं शंकु की, तो शंकु के केस में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, शंकु की जो शंकु का, एक मिनट भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां भी दोनों चलता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बच्चा पाई, एक मिनट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, जहां पर एल का मतलब होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि एल का मतलब तिरछी ऊंचाई। ओके, ये होता है वक्र पृष्ठीय। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है जरा बताइए। हाँ, पाई आर इन अ ब्रैकेट एल प्लस आर, फिर वही बात यार, शंकु ऐसे बनाए दो, कुल्फी बन गया ना। तो अब बताइए वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी तो शामिल हो गया ना, तो जब ये शामिल होने का मतलब क्या, पाई आर एल पहले था और ये शामिल होने का मतलब प्लस पाई आर स्क्वायर शामिल हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा एल प्लस आर बचा कि नहीं, पाई आर और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एल प्लस आर। समझ में आया? तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, और हाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो परेशान मत हो, जब इस पर क्वेश्चन बताएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसा मैंने इसलिए किया सारा क्षेत्रफल इकट्ठा रहे, समझे, ताकि एक दो बार आप लिख कर याद करके प्रैक्टिस कर लो, कंफ्यूजन ना रहे, आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए यार। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, लेकिन खोखला बेलन का होता है 2 पाई आर कैपिटल में आर प्लस आर और इधर एच प्लस आर माइनस स्मॉल। ये क्लियर रहना चाहिए आपकी माइंड। या आप कभी पलट कर देखना भी चाहो तो पूरा क्षेत्रफल इकट्ठा गोदाम चोल मंदा उठाए के लगा दो,
समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए इसे छापिए और अब इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। इस पर हम जो है क्वेश्चन बताएंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से ये फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे और जैसे जैसे फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे आप लिखे रहोगे, कब आपको याद हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। हाँ ये चीज मानो, मैथ्स का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी याद किए थे? करते करते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने आप याद हो गया और एकदम आत्मा में समा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो कई सारी चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस में आती जाएंगी वैसे वैसे कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना है अलग से, जैसे घनाभ का विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। तो एक भैया मैं स्पेशल लिख दे रहा हूं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा स्क्वायर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब कुछ चीजें भाई छूटी जाती हैं तरीके के चक्कर में, है ना। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण तो एल एल की जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो घन का जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा a और यहाँ पर रूट 3 ये हो जाएगा। बस भैया सिंपल सा आपको याद करना, क्लियर है ना। देखो ध्यान देना, सारा क्षेत्रफल बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चा, और ये ऐसा चैप्टर मेंसुरेशन होता है ना, सूत्र पता है नंबर 3 का मिलने वाला है। कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए। मैं कल से सवाल बताऊंगा, है ना। जितने बच्चे बैठे हो सब लोग को ये क्लास करनी है, क्लियर है। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो परेशान हो, मैं उसको डिटेल से अलग से बताऊंगा। अभी तो इकट्ठा भाई, जहां एक वहां 6 7 इकट्ठा ही पढ़ा रहे, बचाना थोड़ा सा तो भाई मुश्किल तो लगेगा ही ना। चलिए इसे लिखिए जल्दी, ओके इसे लिखिए बच्चा।